पिटारा है एटीपी एनर्जी का, जब मन तब उस पिटारे को खोलो, जहां मन वहां खोलो और आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि यह क्या कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे। अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट से चले तो 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट देखें जो कि हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम पार्ट में दिया है और थ्योरी में भी लिखा है, तो उसके हिसाब से 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ऑलरेडी हमने 11 चैप्टर्स को कवर कर लिया है एंड क्योंकि हम सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं तो पहले 11th को ख़त्म करेंगे और फिर 12th। अगर आपके लिए कोई बहुत अर्जेंट चैप्टर है जिसका असर्शन रीज़न आपको कवर करना है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि पहले उस चैप्टर का असर्शन रीजन्स को अपलोड कर दूँ एंड उसके साथ ही में मैं हर चैप्टर का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसको चैप्टर वाइज अपने शॉर्ट्स सेक्शन में डिस्कस करती हूँ। तो आप मेरे चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जा कर के वहाँ से हर एक चैप्टर के PYQs को भी पढ़ सकते हो। ओके, सो एंड यस, एक और बात कि हर चैप्टर का जिस भी चैप्टर आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैप्टर का जो भी मैं PDF से पढ़ाती हूँ वो PDF वहाँ पे आपको एक गूगल ड्राइव के लिंक के थ्रू दे देती हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। दिया है दैट रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स एंड रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो असर्शन में बेसिकली क्या दिया है कि रेस्पिरेशन का डेफिनेशन को बताया है। बेसिकली ये बताया कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो हमें अच्छे से पता है कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है। पर ये बनता कैसे, जो भी हमारी एनर्जी है वो इन कंपाउंड्स के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं उनके अंदर समाई हुई हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो उन बॉन्ड्स के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड है और जब उसको हम तोड़ते हैं, जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। उसके टूटने से एनर्जी, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया है दैट द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रीजन बिल्कुल सही है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है, ये तो एक सत्य है। क्योंकि जो भी कंपाउंड जिसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो एनर्जी निकालने के लिए, फॉर से ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का किया तो ग्लूकोज क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएगा। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को क्यों हम लोग रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, उसको तोड़ेंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का असर्शन दिया है दैट ATP एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, हम लोग हर जगह पढ़ते हैं जिसमें ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी की करेंसी है। मतलब ATP के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी एनर्जी है वो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि वो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड्स टूटते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है। अगर काम है तो सेल उसको यूज कर लेगा, बाकी एनर्जी को वो ATP के फॉर्म में स्टोर करके रख देता है। इसीलिए ATP को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। रीजन दिया दैट ATP कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी वेरेवर एंड व्हेनेवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज। तो रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि ATP क्योंकि एनर्जी करेंसी है, इसके अंदर क्या है, वो हमारा एनर्जी स्टोर है। हमारा जब मन करेगा इसको ATP को तोड़ के ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में इसको रिलीज करके उस एनर्जी को जहाँ भी हमें ज़रूरत है, जब भी ज़रूरत है उसको तोड़ करके हम लोग एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक पिटारा है ATP एनर्जी का, जब मन तब उस पिटारे को खोलो, जहाँ मन वहाँ खोलो और आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि क्यों हम लोग ATP को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसको कहीं भी जब मन तब यूज़ कर सकते हैं तोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर विल बी A करेक्ट होगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया है दैट प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। असर्शन बिल्कुल ट्रू है, जैसे हमारे एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, तो इसमें ऐसा नहीं है। प्लांट्स के अंदर पर्टिकुलरली कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। रीजन दिया दैट देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, इसीलिए इनके में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि क्यों प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स होती हैं इनमें ट्रांसपोर्ट गैसेस का
एक प्लांट से दूसरे प्लांट के पार्ट के अंदर उतना नहीं होता है। ये तो एक समझो ना, प्लांट को समझो कि ये एक इंडिपेंडेंट फैमिली के मेंबर्स हैं। प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स जो खुद का काम खुद के गैसेस एक्सचेंजेस को खुद ही कर सकता है। यहाँ पे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपना काम कर सकते हैं, इसीलिए इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया है दैट ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने दिया था। कौन थे? एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो एमडेन का E, मेयरहॉफ का M एंड पार्नस का P मिला करके EMP पाथवे भी इसको कहते हैं। रीजन दिया है दैट ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो रीजन गलत है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ही एक वो प्रोसेस नहीं है जो यूज होता है किसमें? रेस्पिरेशन में। एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो ऑक्सीजन को यूज करके अपना जो भी प्रोसेस है रेस्पिरेशन का उसको करते हैं। ऐसा नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस ही एकमात्र वो प्रोसेस नहीं है। क्रेब्स साइकिल हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये प्रोसेस भी हमारे किस में आते हैं? एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया है दैट द कन्वर्जन ऑफ 1,3-bis phosphoglycerate BPGA to 3-phosphoglyceric acid PGA is an energy yielding step। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग आइए देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का जो फ्लो है, वो फ्लो चार्ट उसमें देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा ये 1,3-bis phosphoglyceric acid जो हमारा BPGA, जब यहाँ से हमारा 3-phosphoglyceric acid विच इज़ PGA बनता है, तो इंडीड यहाँ पे ADP से ATP बनता है। ATP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके ATP देता है, विच इज़ एन एनर्जी यील्डिंग स्टेप। क्यों एनर्जी यील्डिंग है? क्योंकि यहाँ पे ATP बन रही है, एनर्जी हमें मिल रही है। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया है दैट द एनर्जी रिलीज्ड बाय कन्वर्जन ऑफ BPGA टू PGA इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसीलिए तो इसको हम लोग एनर्जी यील्डिंग स्टेप भी बोल रहे हैं कि एनर्जी यील्डिंग स्टेप क्यों है? क्योंकि जो भी वो एनर्जी निकल रहा है वो ट्रैप हो गया है किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ATP में वो एनर्जी जो है निकल रहा है वो उसके अंदर बंध चुका है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया है दैट द फर्मेंटेशन इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि फर्मेंटेशन में क्या होता है? एक ये एनएरोबिक प्रोसेस है जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं कि ग्लूकोज को जब तोड़ के हम लोग 2 पायरुवेट बना रहे थे ना, वही पायरुवेट फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या बनाता है? वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को करता है, जहाँ पर जो ग्लूकोज है बोलो या हमारा पायरुविक एसिड विच इज़ योर 2 पायरुवेट जो बनता है वो कहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है? फिर लैक्टिक एसिड बना लेता है या इथेनॉल बना लेता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन इन प्रोकैरियोट्स ओनली। ये बात बिल्कुल सत्य थी, कहाँ तक? एनएरोबिक तक। लेकिन इसने बोल दिया सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, ये बिल्कुल इसके वजह से पूरा रीजन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन एनएरोबिक प्रोसेस है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ये हमारे प्रोकैरियोट्स के साथ साथ, जैसे कि बैक्टीरिया में तो होता ही है, साथ ही साथ ईस्ट में होता है। ईस्ट जो कि हमारा फंगी है, यूकैरियोट, और ह्यूमन के भी मसल्स के अंदर ये होता है फर्मेंटेशन। जब भी एक बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। तो असर्शन ट्रू है, लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया है दैट एनएरोबिक रेस्पिरेशन समटाइम्स अकर्स इन आवर स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो यही एग्जांपल में बता रही थी कि जो एनएरोबिक विच इज फर्मेंटेशन, हमारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है किस में? यूकैरियोट्स में। तो हम लोग भी यूकैरियोट्स ही हैं, तो ह्यूमंस जो आते हैं, तो इन हमारे स्केलेटल मसल्स में जब स्ट्रेनस मतलब बहुत भारी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, तो इसमें जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, विगरस एक्सरसाइज करोगे, तो मसल्स जो है हमारे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है,
जिसके वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे स्केलेटल मसल्स में भी होता है। असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है और ये असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पायरुविक एसिड है वो किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में वो रिड्यूस हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जब पायरुविक एसिड पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है तो वो है जो पायरुविक एसिड वो किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और ये एनारोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन के बिना हो रही है, तो इसीलिए ये ट्रू है रीज़न। एंड असर्शन को ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे स्केलेटल मसल्स में क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया है दैट द फर्स्ट स्टेप इन TCA साइकिल इज द कंडेंसेशन ऑफ पायरुवेट विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर। तो असर्शन गलत है क्योंकि जो पहला हमारा स्टेप होता है TCA साइकिल या क्रेब साइकिल बोलो, TCA का फुल फॉर्म है हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला स्टेप है यहाँ पे पायरुवेट के साथ कंडेंसेशन नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन होता है ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म व्हाट, सिट्रिक एसिड। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हो। रीजन दिया दैट द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलो एसिडिक एसिड एंड वाटर इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस। तो ये हमारा जो रीजन दिया है ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो पहला रिएक्शन है ना यहाँ पे ये जो हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है हमारे इस प्रोसेस को करने के लिए, फर्स्ट स्टेप को करने के लिए, इट इज सिट्रेट सिंथेटिस। तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन दिया है दैट द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बिल्कुल असर्शन ट्रू है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं एंड फाइनली ऑक्सीजन के साथ वो मतलब जुड़ करके क्या रिलीज करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट ETS इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसलिए मैंने ये डायग्राम भी आपको यहाँ पे लगाया है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर एंड इनर। इनर वाले में हमारा ETS विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो जो पूरा चेन है, पूरे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को यार, क्योंकि असर्शन में पूरा अलग चीज़ बताया है कि क्या है ETS एंड रीज़न में दिया है कि वो क्या है कि ETS कहाँ पे प्रेजेंट है, इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो असर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया दैट कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ ETS आर NADH डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। तो डायग्राम से देख करके मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि असर्शन गलत दिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 है, जो कॉम्प्लेक्स 2 वो NADH डिहाइड्रोजिनेज नहीं है, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में गलत दे दिया, इसलिए असर्शन विल बी फॉल्स। रीजन दिया दैट साइटोक्रोम C इज एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो असर जो हमारा रीज़न है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो साइटोक्रोम C है यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 में आ रहे हैं उसको लेकर के ये कहा जाता है हमारे कॉम्प्लेक्स 4 में। तो इन दोनों के बीच में ये एक मोबाइल कैरियर की तरह काम कर रहा है, इसीलिए असर्शन तो हमारा गलत है बट रीज़न इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया दैट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स rise to 3 molecules of ATP and that of 1 molecule of FADH2 produces 2 molecules of ATP। बेसिकली असर्शन में क्या दिया है कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है किसका, NADH का और FADH का, तो कितने कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं। तो NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है और FADH2 का जब होता है तो
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी में भी दिया है, थ्योरी वाले पार्ट में ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी कि यह क्या कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे रीजन दिया दैट द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर हमारा कैसा नेचर का है, वो कितने एटीपी दे सकता है, उस इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड कर रहा है। वेदर इट इज़ NADH और वेदर इट इज़ FADH2, उस इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करेंगे कि वो 3 मॉलिक्यूल दे रहा है एटीपी का या 2 मॉलिक्यूल दे रहा है एटीपी का। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं हम लोग। दिया है दैट असर्शन इन electron transport system the electrons are passed on to oxygen resulting in the formation of water। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी हमने ये पढ़ा था, क्या स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी हमने देखा था डैट जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास होते हैं नीचे की तरफ, और उसके वजह से जो भी हमारा एनर्जी रिलीज होता है वो हमारे क्या करता है, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर H को या हाइड्रोजन को बोले या प्रोटॉन को पंप करता है। तो इसमें दिया है असर्शन में दैट जब भी ये चीज़ होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास जाते हैं, एंड लास्ट स्टेप है हमारा ये जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोटॉन वो क्या फॉर्म करता है, वाटर। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, रीजन दिया दैट ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि क्यों वाटर बनता है। क्यों बनता है वाटर, क्योंकि जो हमारा पास जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्यों पास होते हैं टू ऑक्सीजन, क्योंकि जो अल्टीमेट एक्सेप्टर है ना, जिसके पास तुमको जाना ही है, वो है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन जा करके विद द हेल्प ऑफ 2 प्रोटॉन्स मिल करके वाटर को बना लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है इट इज़ द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन दिया है दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा मतलब ग्लाइकोलाइसिस से जो हमने पायरुविक एसिड बनाया था, 2 पायरुवेट बनाया था, वो क्या फॉस्फोराइलेशन नहीं, वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को मतलब उस प्रोसेस को करता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है प्लस NAD+ की रिक्वायरमेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 2+ एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, तब जाके हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+ बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन CO2 का रिमूवल। तो असर्शन यहाँ पे गलत है, रीजन दिया दैट देयर इज नेट गेन ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट से चले तो 38 ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट देखें जो कि हमारे NCERT के डायग्राम पार्ट में दिया है और थ्योरी में भी लिखा है, तो उसके हिसाब से 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है। स्टार्ट करते हैं इसको भी समझना, मेरे को माफ़ करिएगा, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में तो प्लीज़ इसको स्किप कर देना एंड टाइम्स के थ्रू आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो हम पहले इसको समझते हैं कि जो भी हमारे कितने ATP, कितने NADH2 एंड कितने FADH2 हमारे बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट 2 ATP बनती है और 2 NADH2 बनता है। लिंक रिएक्शन से हमारा को कितने भी ATP नहीं बनते हैं, 2 NADH2 बनता है। क्रेब साइकिल से 2 ATP बनता है और 6 NADH2 प्लस 2 FADH2 बनता है। तो इन टोटल करें हमारे इन हैंड मतलब पूरा यूज़ करने के तो 4 ATP तो हमारा टोटल है ही है, साथ में 10 NADH2 टोटल हुए हैं और 2 FADH2। ये जो NADH2 है और FADH2 इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर से ATP को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमको ETS में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो 4 ATP तो हमारे फिक्स हैं, उसको अलग कर दो। अब ये 10 NADH2 से और 2 FADH2 से हमें एनर्जी को ATP को निकलवाना है। तो इसको समझने के लिए देखिए दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक NADH2 इन्वॉल्व करता है कितना, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, क्योंकि जो खुद NADH
को NADH बना रहा है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो NADH2 कौन कौन से कॉम्प्लेक्स को इन्वॉल्व करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 4 प्रोटॉन पंप हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से भी 4 प्रोटॉन पंप हो रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 2 प्रोटॉन पंप हो रहा है। तो इन टोटल NADH2 जो है वो 10 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। और अगर हम एक FADH2 को देखें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को इन्वॉल्व कर रहा है, जो कि 4 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। तो इन टोटल एक FADH2 6 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। तो एक NADH2 10 प्रोटॉन को पंप कर रहा है और एक FADH2 6 प्रोटॉन को पंप कर रहा है। तो पुराने कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो एक NADH2 जो है वो 3 ATP देता है और एक FADH2 जो है वो हमारा 2 ATP देता है। तो हमारे पास टोटल 10 NADH2 थे, तो 10 × 3 करेंगे तो 30 ATP आएगा और 2 FADH2 थे तो वो उसको हम जब 2 × 2 करेंगे, क्योंकि ये 2 ATP देता है, तो वो 4 ATP हमारा आ जाएगा टोटल। तो अगर हम देखें तो 4 ATP तो हमारा पहले से था, 4 ATP प्लस वो वाला 4 प्लस ये 4 जो FADH2 से आया प्लस 30 ATP जो हमने NADH2 से निकाला है। तो 30 + 4 + 4 = 38 ATP। ये पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि 2H+ जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना F0 F1 वाला, वहाँ से जब एक ATP 2H+ से मिला करके एक ATP बनती है तब ये ऐसा होता है। तो तब हमारा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेगी। लेकिन अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जाएं, जहाँ पे NCERT में डायग्राम में चेंज कर दिया है, जहाँ क्या दिया है 4H+ से एक ATP बनता है ऐसा कहा है। तो अगर हम NADH2 के लिए कैलकुलेट करें कि NADH2 तो टोटल 10 प्रोटॉन्स को पंप कर रहा था, यानी अगर 4H+ से एक ATP बन रही है तो 10H+ से कितनी बनेगी? 10/4 2.5 ATP बनेगी। तो एक NADH2 से 2.5 ATP बन रही है और एक FADH2 कितना हमारा कर रहा था? 6 प्रोटॉन को पंप कर रहा था। क्योंकि 4H+ से एक ATP बन रही है तो 6H+ से कितनी बनेगी? 6/4 1.5 ATP बनेगी। तो हेंस अगर हम टोटल देखें यहाँ पे कि एक NADH2 टोटल 2.5 ATP दे रहा है और एक FADH2 1.5 ATP दे रहा है और टोटल हमारे पास 10 NADH2 था। तो 10 NADH2 अगर एक NADH2 2.5 ATP दे रहा है तो 10 NADH2 कितना देगा? 10 × 2.5 25 ATP। और अगर एक FADH2 1.5 ATP दे रहा है तो टोटल हमारे 2 FADH2 कितने देंगे? 1.5 × 2 3 ATP। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें इस नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो 25 + 3 + 4 जो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो 4 ATP ऑलरेडी अवेलेबल था, तो 25 + 3 + 4 आप करोगे तो 32 ATP आएगा। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ 32 ATP दिया है तो आप उसको सही मानोगे, लेकिन अगर दोनों ही दिया है तो हम लोग NCERT के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो 38 हो जाएगा उस हिसाब से। फर्दर NCERT में अगर चेंजेस की जाती हैं तो हमारा 32 विल बी द हाईली कंसेप्चुअल, यही सही है हमारा 32 ATP। तो ये वाला तो हम लोग समझ लिए, ये आपको समझाना भी ज़रूरी था। तो जो इसका हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि असर्शन यहाँ पे गलत है, रीजन ट्रू है, क्योंकि हम लोग 38 ATP मॉलिक्यूल्स को एज पर NCERT इसको हम लोग मानेंगे कि ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन दिया है दैट रेस्पायरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक जहाँ पे कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, मतलब जहाँ पर जो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कुछ बनता है एनाबोलिज्म और टूटता है कैटाबोलिज्म, उसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन वाकई में एक एम्फीबोलिक पाथवे होता है, तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट इन रेस्पिरेशन देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ मेनी सब्सटेंसेज, catabolism and synthesis of many substances, anabolism by respiratory intermediates। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन, क्योंकि क्यों रेस्पिरेटरी पाथवे को हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं, ब्रेकडाउन भी होता है एंड सिंथेसिस भी होता है, कैटाबोलिज्म भी होता है एंड एनाबोलिज्म भी होता है। तो assertion reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Option number A will be the right answer. Last question, which is question number 15. इसका assertion दिया that when carbohydrates are used as substrates and are completely oxidized, the RQ is equal to 1. तो assertion true है या नहीं, इसको देखने से पहले हमें ये RQ को समझना पड़ेगा, which is a respiratory
क्वेश्चन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विच इज RQ वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, मतलब कितना O2 कंज्यूम करके उसने कितना वॉल्यूम CO2 को इवॉल्व किया है। अगर यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या होता है कि हमारे अगर इक्वेशन से देखें एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो यहाँ पे 6 O2 से 6 CO2 बनता है, तो 6 CO2 है और 6 O2 है, तो 6 O2 कंज्यूम हुआ है और 6 CO2 इवॉल्व हुआ है, तो उसको आप इक्वेशन में रखोगे तो कट करके 1 आ जाएगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है RQ वैल्यू 1 होती है। असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन द RQ इज ग्रेटर देन 1। तो इसको मैथमेटिकली तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना होगा डैट जो हमारा प्रोटीन होता है उसका RQ वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं लेस देन 1 होता है, विच इज़ इक्वल टू 0.9 होती है, ना कि 1 से बड़ा नहीं होता है, वो 1 से छोटा होता है, 0.9 होता है प्रोटीन के लिए। तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। सो हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा प्लीज़ बेझिझक मेरे को पूछेगा, और मैंने कुछ गलती कर दिया है तो ज़रूर उसको पॉइंट आउट करिएगा कमेंट्स में, क्योंकि सीखने से ही सब कुछ होता है। मेरे को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को सिखा सकते हो, बिल्कुल सिखा सकते हो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी मेरे लिए अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट्स में मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।